स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप एलटी ग्रेड, जेआरसी, जीडीसी, केबीएस, एनबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो एजीएस की क्लास आपके लिए बहुत महत्व। यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? ए कह रहे गायत्री, बी अनुष्टुप, सी त्रिष्टुप और डी कह रहे जगती। तो गायत्री जो छंद है ये ऋग्वेद का सबसे लोकप्रिय छंद है। विकल्प ए उसका उत्तर सही हो जाएगा और यह तीसरे मंडल में हमें जो है मिलता है। तीसरे मंडल में इसका उल्लेख है। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ए पकी ईंटों से बनी इमारत, बी प्रथम असली मेहराब, सी करके पूजा स्थल, डी करके कला और वस्तुकला। तो दूसरे का उत्तर देना है। तो दूसरे का उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा। पकी ईंटों से बनी इमारत जो है इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ए कह रहा बौद्ध मत, बी जैन मत, सी वैष्णव मत और डी कह रहा शैव मत। तो देखें स्थानकवासी जो संप्रदाय है इसका संबंध जो है वो जैन मत से है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। इस संप्रदाय की स्थापना 1653 में लवजी नामक एक व्यापारी ने जो है वो की थी। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहे हैं कि मुगल काल में किस जिले को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है? ये आपको बताना है। ए करे आगरा, बी प्रयागराज, सी लखनऊ और डी करे जौनपुर। तो सिराज हिंद जो है वो जौनपुर को इस नाम से जाना जाता है। विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। और 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इस नगर की स्थापना जो है वो की थी। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड कैनिंग और डी कह रहे लॉर्ड बैटिंग। तो कौन था ये आपको जो है इसका उत्तर बताना है। तो पांचवी का विकल्प अगर देखा जाए तो सी हो जाएगा। 1857 के विरोध के समय लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का गवर्नर जनरल था। इसका समय 1856 से लेकर के 62 तक इसका समय रहा और ये भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों था अपने समय में। चलिए छठवें सवाल पर आते हैं। छठवां सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हंटर आयोग की सिफारिश थी? तो नीचे जो विकल्प दिया इसमें हंटर आयोग की सिफारिश के बारे में बताना है। कह रहे महिलाओं की शिक्षा, बी कह रहे कि संगठित सीनेट प्रणाली के लिए नया विनियमन, सी कह रहे उच्च शिक्षा से राज्य समर्थन की धीरे धीरे वापसी और डी कह रहे कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर नागरिक शिक्षा का परिचय। तो हंटर आयोग की सिफारिश तो बहुत सारी सिफारिशें थी, उसमें जो सिफारिश थी वो महिलाओं की शिक्षा के बारे में भी थी। तो 6 का ए जो है वो सही हो जाएगा। सरकार ने 1882 में विलियम जो है विल्सन हंटर की अध्यक्षता में वुड डिस्पैच 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति और प्रयासों का मूल्यांकन करने हेतु एक आयोग का गठन किया गया था जिसे हम हंटर आयोग के नाम से जो है वो जानते हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 7वें की। 7वें सवाल में कह रहे कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? ए कह रहे हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी कह रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको 7वें प्रश्न का उत्तर जो है वो देना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प भी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 8वें सवाल पर आते हैं। 8वां सवाल कह रहे हैं कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए जे बी कृपलानी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी अब्दुल कलाम आजाद और डी जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता 1947 में राजेंद्र प्रसाद ने की थी। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। चूंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृपलानी ही अध्यक्ष थे, किंतु नवंबर 1946 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, अतः राजेंद्र यादव कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए और इस तरह से दिल्ली अधिवेशन 1947 में राजेंद्र प्रसाद जो है उसके अध्यक्ष थे। 9 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ए कह रहे कि महाद्वीपीय प्रवाह, बी ध्रुवों का भ्रमण, सी रूपांतर भ्रंश और डी कह रहे कि सागर नितल प्रसरण। तो कौन सा जो है वो प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो अगर 9 नंबर प्रश्न की बात की जाए तो विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। ध्रुवों का भ्रमण जो है इससे संबंधित जो है वो नहीं है, जबकि बाकी सभी जो है वो प्लेट विवर्तन सिद्धांत से
संबंधित हैं। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ए सतलज, बी रावी, सी चेनाब और डी ब्यास। तो 10 नंबर प्रश्न की बात की जाए तो सतलज का उद्गम स्थल जो है वो भारतवर्ष जो है, भारत में इसका उद्गम स्थल नहीं है। सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से संबंधित है। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 0 डिग्री अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, या 50 डिग्री अक्षांश के पास, या 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो अगर इसका उत्तर देखा जाए तो 23 डिग्री के अक्षांश के पास जो है वो संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो विकल्प बी जो है वो 11 का क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि आराकान एवं पेंगु योमा कहाँ स्थित है? ए म्यांमार, बी नेपाल, सी भूटान और डी चीन। तो 12 नंबर प्रश्न का आपको उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर म्यांमार हो जाएगा। विकल्प ए उत्तर सही है। 13 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं। ए कर केवल भारत में, बी केवल यूके में, सी कर केवल यूएस में और डी कह रहा है कि भारत और यूएसए दोनों में। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर देखा जाए तो विकल्प डी हो जाएगा। भारत और यूएस से दोनों में जो है हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को देखते हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर 14 में कह रहे हैं कि भारत में एक राज्य की सीमा में किया जा सकता है अनुच्छेद। ए कह रहा है अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, बी अनुच्छेद 130 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, सी अनुच्छेद 70 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार और डी अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार। तो अगर हम 14 नंबर प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर विकल्प डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। 15 में कह रहे कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 6 माह और डी 3 वर्ष। तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर विकल्प डी सही हो जाएगा। 3 वर्ष तक ऐसा किया जा सकता है और ये तब किया जा सकता है कि जब निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि तुरंत निर्वाचन कराना असंभव है। ऐसी स्थिति में संसद के दोनों सदनों द्वारा उसके बने रहने के लिए उत्तरोत्तर संकल्प पारित कर यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित किया जा सकता है? ए अनुच्छेद 360, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 352 और डी करेगी किसी भी समय जब चाहे। तो अगर 16 नंबर प्रश्न के उत्तर की हम बात करें तो इसका उत्तर विकल्प सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के तहत ऐसा किया जा सकता है। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। कह रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ए 26 जनवरी को, बी 2 अक्टूबर को, सी 21 अप्रैल को और डी 24 अप्रैल को। तो भारत में जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 2010 से हुई थी। 18 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि आय का वितरण मापा जाता है। ए कह रहे कि फिलिप वक्र से, बी लॉरेंस वक्र से, सी मार्शल वक्र से और डी कह रहे कि लाफर वक्र से। तो 18 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को दर्शाने वाला लॉरेंस वक्र कहलाता है। इसके अंतर्गत किसी भी देश में व्यक्तिगत आय के प्रतिशत वितरण को संचयी रूप में शीर्ष स्तर पर रखते हुए परिवारों के प्रतिशत को संचयी रूप में क्षैतिज स्तर पर रखकर यह ज्ञात किया जा सकता है कि 50% या 60% परिवारों को आय का कितना भाग मिल रहा है तथा 5% या 10% धनी लोगों को कुल आय का कितना भाग मिल रहा है। तो इसका विकल्प जो है वो क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, लॉरेंस वक्र। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 में कह रहे कि यह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी व्यापारों से रुपये में धन जुटा सकती हैं कहलाता है। ए आरबीआई बांड, बी गोल्ड बांड, सी मसाला बांड और डी कह रहे कि ओवरसीज बांड। तो देखिए, भारतीय कंपनियों को विदेशों से पूंजी जुटाने के लिए कई तरह के साधनों की अनुमति भारत सरकार और रिजर्व बैंक से मिली हुई है। उन्हीं साधनों में से एक है मसाला बांड। तो विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा?
सही हो जाएगा। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ए मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, बी घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, सी केवल निर्यात होता है और डी ना तो निर्यात होता है ना आयात होता है। देखिए बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ना तो आयात होना ना तो निर्यात होना, विकल्प डी सही होगा। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। 21 नंबर सवाल में कह रहा है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ए हाइड्रोमीटर, बी बैरोमीटर, सी मैनोमीटर और डी हाइग्रोमीटर। तो किसका जो है वो उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है, जबकि बैरोमीटर से द्रव्य का दाब मापा जाता है। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, ये 6 नहीं है, कहा जाता है, ये आपको बताना है। ए कह रहे हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और डी कह रहे हैं कि नाइट्रोजन। तो देखिए हंसने वाली जो गैस होती है उसको नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, जिसे हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है। ए कह रहा है कि पिट्यूटरी, बी सेरिबेलम, सी हाइपोथैलेमस और डी कह रहा है कि फेफड़े। तो आपको इसका सही उत्तर जो है वो बताना है कि शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका विकल्प सी जो है उत्तर आपका क्या होगा, वो 23 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान विनियमन प्रणाली के अन्य भागों जैसे रोमकूपों, पसीने की ग्रंथियां, रक्त नालिकाओं और त्वचा के साथ शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 में कह रहे कि मनुष्य में यूरिया निर्माण होता है। ए कह रहे प्लीहा, बी लीवर, सी ब्रिक और डी पित्ताशय। तो मनुष्य में जो यूरिया निर्माण होता है वो आपका लीवर में होता है, विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाता है। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 में कह रहा है कि पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है। ए भूमंडलीय हेक्टेयर, बी नैनोमीटर, सी हापस क्यूबिक फुट और डी कह रहा है कि क्यूबिक टन। तो इसका सही उत्तर 25 का क्या होगा, ये आपको क्या करना है वो बताना है सवाल नंबर 25 का। तो देखें अगर 25 के उत्तर की बात करें तो इसका विकल्प ए जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। यह पदछाप, जिसको आप पदचिह्न कह सकते हैं, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है, जिसकी इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर होती है। अब आते हैं सवाल नंबर 26। 26 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। 26 नंबर सवाल में ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। ए कह रहा है मुंबई में, बी लखनऊ में, सी नई दिल्ली में और डी कह रहा है कि बेंगलोर में। तो 26 नंबर प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर विकल्प सी जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। देखिए दिल्ली चिड़ियाघर को वर्ष 1982 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। इस उद्यान की आधिकारिक वेबसाइट पर इसका हिंदी में नाम राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और अंग्रेजी में नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो है वो लिखा हुआ है। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। 27 नंबर सवाल में कह रहे कि निम्न में कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। ए भितरकनिका, बी सुंदरबन, सी गहीरमाथा और डी मन्नार की खाड़ी। तो 27 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो है विकल्प डी हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी जो है वो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात करें तो ये तमिलनाडु में जो है वो स्थित है। आते हैं सवाल नंबर 28। 28 में कह रहे हैं कि काली मुद्रा क्या है, ये बताना है। ये कह रहे कि यह अवैध मुद्रा है, बी जाली मुद्रा है, सी कह रहे कि गंदी खराब मुद्रा है, डी कह रहे कि अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है काली मुद्रा, जिसे हम ब्लैक मनी कहते हैं। तो इसका विकल्प डी जो है वो क्या होगा, सही हो जाएगा।
ऐसी मुद्रा जिस पर आय कर नहीं दिया गया होता है, जैसे सरकारी कोष में राजस्व की हानि होती है, यह अवैध रूप से उपार्जित ऐसी आय है जिसे प्रायः उत्पादक क्षेत्रों में न लगाकर उच्च उपभोग हेतु प्रयोग किया जाता है। काली मुद्रा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से एक सबसे बड़ी समस्या है। बात करते हैं सवाल नंबर 29 की। कह रहे हैं कि इंडिया ब्रॉन्ड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1992, बी 1995, सी 1996 और डी कह रहे हैं कि 1997। तो 29 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? ए कह रहे हैं कि निचली गंगा नहर, बी घाघरा नहर को, सी शारदा नहर को और डी कह रहे हैं कि नहर। तो कौन सी सबसे लंबी नहर है, ये आपको इसका उत्तर जो है वो बताना है। तो यदि हम 30 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। इसका निर्माण 1918 में प्रारंभ हुआ और 1928 में इसमें जल आपूर्ति जो है वो शुरू हुई। यह बनवासा उत्तराखंड नेपाल सीमा पर नामक स्थान पर शारदा नदी से निकलती है। शारदा नहर तंत्र की कुल लंबाई 9,961.3 किलोमीटर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।